अपभ्रंश। मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल अख्तियार करना शुरू की तो वह अवाम की डगर से परे जा पड़े और अवाम की ज़बान का धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़बान को इस अहद के क़वायद नवीसों ने अपभ्रंश कहा है, यानी प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को क़वायद नवीसों ने अपभ्रंश कहा है। फिर से सुनिए, प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की ज़बानों को क़वायद नवीसों ने अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। शुदेश्वर वर्मा अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तका कहते हैं। शुदेश्वर वर्मा जो हैं वो अपभ्रंश को प्राकृतों के माबाद इर्तका कहते हैं। पतंजलि ने अपनी महाभाषण में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। पतंजलि ने अपनी महाभाषण में संस्कृत के अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। एक ख़ास ज़बान के मानी में सबसे पहले हेमचंद्र ने लफ्ज़ अपभ्रंश का इस्तेमाल किया है, यानी लफ्ज़ अपभ्रंश का सबसे पहला इस्तेमाल जो किया है वो है हेमचंद्र। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। मार्कंडे प्राकृत के बहुत बड़े आलिम हैं और वो आलिम थे और उन्होंने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं और वो 3 किस्में इस तरह से हैं। नागर अपभ्रंश, उसके बाद है ब्राचड़ अपभ्रंश और उसके बाद है उपनागर अपभ्रंश। तो 3 जो अभी हम लोग अपभ्रंश पढ़ें, इसको प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने बताया। अब तफसील से देखिए। नागर अपभ्रंश जो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अदबी शक्ल थी वही कहलाई नागर अपभ्रंश। गुजरात और राजस्थान की कदीम जो बोली है वही नागर अपभ्रंश कहलाई। इस पर शोरेशनी का बड़ा असर था और उस पर शोरेशनी का बड़ा असर था। वो नागर अपभ्रंश थी जो गुजरात और राजस्थान में कदीम बोली थी। इस अपभ्रंश को फ़ौक़ियत इसलिए हासिल थी कि ये इल्मी तबक़ा में मकबूल थी। क्योंकि ये इल्मी तबक़ा में मकबूल थी, यही वजह है कि ये जो अपभ्रंश है वो बाकी अपभ्रंश में फ़ौक़ियत हासिल की। नागरी अपभ्रंश में बकसरत तसानीफ़ मिलती हैं। नागरी जो अपभ्रंश है उसमें बहुत सारी तसानीफ़ें मिलती हैं। इसकी रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागरी पड़ा और इसी की सिलसिले से हिंदी का जो रस्मुल ख़त है उसका नाम पड़ा नागरी, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज है। गुजरात के नागर ब्राह्मण जो थे उनसे ही माखूज है और हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, हिंदी की जो रस्मुल ख़त है उसका नाम जो नागरी पड़ा वो नागर अपभ्रंश से पड़ा। अब देखिए दूसरा जो हम लोग देख रहे थे अपभ्रंश, ये है ब्राचड़ अपभ्रंश जो सिंध में राइज थी। अभी हम लोग पढ़े नागर अपभ्रंश गुजरात और राजस्थान में थी और ब्राचड़ अपभ्रंश सिंध में राइज थी। मौजूदा सिंधी इसी से निकली है। जो सिंध में सिंधी जो ज़बान बोली जाती है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली है। ये अब देखिए तीसरा उपनागर अपभ्रंश। तीसरा है उपनागर अपभ्रंश जो नागर और ब्राचड़ के मेल से बनी है। अब ये जो तीसरा अपभ्रंश है वो नागर और ब्राचड़ अपभ्रंश इन दोनों के मिलने से उपनागर अपभ्रंश बनी है। उपनागर किससे बनी है? इससे पहले हम लोग 2 अपभ्रंश पढ़ चुके हैं, नागर अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश। और जो
उपनागर अपभ्रंश है ये इन्हीं दोनों से बनी है, इन दोनों के मिलने से, यानी नागर अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश के मिलने से जो बनी उससे हम लोग उपनागर अपभ्रंश कहते हैं। इसका रवाज मगरिबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में था। अब ये जो ज़बान है, ये जो बोली है, ये बोली जाती थी कहाँ पर? मगरिबी राजपूताना जनूबी पंजाब में, ये इन इलाकों में बोली जाती थी। इस अहद में शोरशनी अपभ्रंश शुमाली हिंद की लिंगुआ फ्रेंका की हैसियत रखती है। वो जो दौर था उसमें जो शोरशनी अपभ्रंश है वो शुमाली हिंद में एकदम कॉमन लैंग्वेज था, आम लोग उसको समझते थे। जो ज़बान गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। तो इस अहद में फिर से सुनिए, इस अहद में शोरशनी अपभ्रंश शुमाली हिंद की लिंगुआ फ्रेंका की हैसियत रखती थी, यानी हर जगह बोली और समझी जाती थी, जो गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक बोली और समझी जाती थी। रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश भी एक अदबी ज़बान बन गई और आहिस्ता आहिस्ता अपभ्रंश जो है वो भी एक अदबी ज़बान बन गई, जिसके नतीजे में जदीद ज़बानों का वजूद हुआ। अब यहाँ एक बड़ी बात हुई कि जो अपभ्रंश है वो आहिस्ता 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 रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए अदबी ज़बान बनी और उसी के नतीजे में जदीद ज़बान का वजूद हुआ। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। हिंदुस्तान की जो भी जदीद ज़बानें हैं उनकी पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। इनका सिलसिला मंदरजा झेल 5 अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। उसका सिलसिला देखा जाए, ये 5 अपभ्रंश क्या हैं? अपभ्रंशों में शोरशनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है और हम लोग इससे पहले पढ़े भी थे। शोरशनी एक जगह शोरेशन का इलाका था जिसे आज हम लोग मथुरा के नाम से जानते हैं। और अपभ्रंश के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश से ही तमाम जदीद ज़बानें निकली हैं और जदीद ज़बानों की वजूद हुई। तो अब चलिए जदीद ज़बानों की जो वजूद हुई है अपभ्रंशों के बारे में हम लोग पढ़ें। शोरशनी अपभ्रंश। शोरशनी अपभ्रंश क्या है? इलाका शोरेशन यानी मथुरा वगैरह में बोले जाने वाले अपभ्रंश को शोरशनी अपभ्रंश कहते हैं। शोरशनी अपभ्रंश में मंदरजा झेल 4 बोलियां शामिल हैं। शोरशनी अपभ्रंश में 4 बोली हैं। वो 4 बोली कौन कौन है? खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, उसी को हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, उसी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं। और मौजूदा जो उर्दू और हिंदी है ये उसी का एक हिस्सा है। ये बोलियां हैं। अपभ्रंश में जो बोलियां शामिल थी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, और पंजाबी को ही मशरकी भी कहते हैं, ख्याल है, पंजाबी जो है उसी को मशरकी कहते हैं। गुजराती और पहाड़ी बोलियां, ये जो 4 हैं, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी, ये गुजराती और पहाड़ी बोलियां जो हैं ये शामिल हैं। गुजराती भी उसको कह सकते हैं, यानी खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, ये शोरशनी अपभ्रंश में शामिल है। ये बोली जाने वाली जो बोलियां हैं ये शामिल है। वाज़ह है कि गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोरशनी की इस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। गुजराती और राजस्थान का जो ताल्लुक है जिस शोरशनी से, इसे ही नागर अपभ्रंश कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृत के बड़े माहिर जो आलिम थे मार्कंडे, उन्होंने अपभ्रंश को 3 किस्म में बताई थी: नागर अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश। हम लोग पढ़े हैं शोरशनी के बारे में, पढ़ रहे हैं कि शोरशनी में जो गुजराती और राजस्थानी का जो ताल्लुक है, जो शोरशनी गुजराती और राजस्थान में है, उसी की ये जो शक्ल है ये असल में नागर अपभ्रंश की शक्ल है। अब देखिए
मागधी अपभ्रंश ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम पड़ गए। मागधी जो अपभ्रंश है वो मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती थी, इसलिए अलग अलग इलाकों में इसके नाम अलग अलग पड़े। बंगाल में इसे प्राचिया कहा गया, गोड़ और ढकई कहलाई, जिसे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली, और इसी से जो अभी प्रेजेंट बंगाली जो ज़बान है और इसके अलावा आसामी जो ज़बान है इसी से निकली, मागधी अपभ्रंश से। उड़ीसा में इसका नाम उत्कली पड़ा, जिसे मौजूदा नाम ओडिया कहा जाता है, या मौजूदा जो ज़बान है वो ओडिया हुई। तो बंगाल में ये जो है प्राचिया, गोड़ और ढकई कहलाई, जो मौजूदा बंगाली और आसामी उसी से निकल गई, बंगाली ज़बान और आसामी ज़बान निकल गई, और फिर इसी से ओडिया भी निकली, जो मौजूदा ओडिया है वो एक ज़माने में उत्कली कहलाती थी। बिहार की तमाम बोलियाँ मागधी अपभ्रंश से ही निकली हैं। बिहार की जितनी भी बोलियाँ हैं वो मागधी अपभ्रंश से निकली। बिहार की बोली का नाम मगही है, जो मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। बिहार की जो बोली है मगही, वो लफ्ज़ जो बोली बिहार की एक बोली का नाम है मगही, वो असल में मागधी लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। अब देखिए अर्ध मागधी अपभ्रंश। बिहार से इलाहाबाद तक का जो इलाका है, बिहार से इलाहाबाद तक के इलाके में जो बोलियां बोली जाती थी वही अर्ध मागधी अपभ्रंश है। इसमें पूर्वी और मशरकी हिंदी की तमाम बोलियां आती हैं, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी वगैरह। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी अर्धमागधी अपभ्रंश में शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी। इसका ख़ास मरकज़ मौजूदा बरार है, जो एक जगह है बरार, और उसी इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी, वो जो बोली जाती थी उस ज़माने में, तो वो महाराष्ट्रवी कहलाई। संस्कृत में इसी सूबा को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। ये जो सूबा है, स्टेट है, उसी को संस्कृत में महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है, और वहाँ की जो बोली थी वो महाराष्ट्रवी थी। ब्राचड और केकई अपभ्रंश। अब है ब्राचड और केकई अपभ्रंश। ब्राचड से सिंधी और केकई से लिहिंदा निकली। लिहिंदा भी एक ज़बान है और केकई भी एक ज़बान है। वो ब्राचड से सिंधी निकली और केकई जो है वो लिहिंदा से निकली। सिंधी और लिहिंदा में ममासलत पाई जाती है, बहुत उसमें मिक्सिंग है, मिलता जुलता है सिंधी और लिहिंदा में। जदीद ज़बानों का ताल्लुक़ अपभ्रंश और प्राकृत के वसीले से संस्कृत से जा मिलता है। जो जदीद हम ज़बानें बोलते हैं इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं अपभ्रंश से है और प्राकृत से भी है। तो प्राकृत और अपभ्रंश जो है वो जदीद ज़बानों का कह सकते हैं कि माखज़ है, यहीं से मिलता है और इसके वसीले से संस्कृत से जा मिलता है। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान शोरेशनी अपभ्रंश की दरमियानी मंजिल को बाज़ औक़ात ओहट भी कहा जाता है। ये नई चीज़ हम लोग सीखें, ओहट। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शोरेशनी अपभ्रंश के दरमियानी मंजिल को बाज़ औक़ात ओहट भी कहा जाता है। विद्यापति की शायरी ओहट में ही है। विद्यापति शायरी किए हैं ओहट में। ओहट भी एक अपने दौर की ज़बान या बोली उसको कह लीजिए। ओहट में जब प्राकृती रवायात को मलहूज़ रखा जाता है तो उसे पुंगल कहते हैं। ओहट में जब प्राकृती रवायात को मलहूज़ रखा जाता है तो उसे ही पुंगल कहते हैं। राजपूताना के भाट के शायर अपनी पुंगल यानी कदीम राजस्थानी के साथ साथ इसमें भी शायरी करते थे। किताब ज़ियाए उर्दू मुरत्तिब ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही नासिर आसी बुक सेंटर।